तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से देश के सभी नीट एस्पिरेंट का। ऑब्वियसली 10+2 पे बायो लेने के बाद एक बड़ी सिंपल सी बात इस देश के हर व्यक्ति को समझ में आती है और समाज में एक बड़ा बढ़िया सा मैसेज जाता है कि हाँ, अभी बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनेगा। बट क्या वाकई में डॉक्टर बनने की जर्नी इतनी आसान है? क्या वाकई में इसको आम तरीके से लिया जा सकता है कि ज़रूरत है रियल हार्ड वर्क की? आज इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश 2022 में नीट क्लियर करते हैं 650 मार्क्स के साथ और फाइनली इस समय करेंटली ये हिस्सा है GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर का। और ऑब्वियसली इनके साथ आज बहुत सारी बातें मैं करूंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी जर्नी के, इनके स्ट्रगल, इनके संघर्ष, जिससे आप सबको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिले और मेरे लिए भी नया है। और ऑब्वियसली मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुछ इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिले, जिससे आप भी फोकस करके अच्छा मेहनत करें और आने वाले अपने नीट 2024 एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका। थैंक यू सर। एंड ऑब्वियसली इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी एग्जैक्टली, बिकॉज अभी तक लाइफ में मैं हमेशा डिफेंस के इंटरव्यूज़ करता रहा, बट जैसे कि MKC ने नया वेंचर शुरू किया है नीट के लिए, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑब्वियसली इस सेगमेंट में हम बेहतर काम करें। और इसके लिए हम थोड़ा ऑनेस्ट इसलिए भी हैं बिकॉज हमारा हमेशा से मानना था कि जो 10+2 में बायो स्टूडेंट्स थे, कहीं ना कहीं हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि साइंस स्ट्रीम ही ज़्यादातर फौज के लिए बच्चे एक्टिवेटेड रहते थे। तो MKC का हमेशा ये सोचना था कि क्यों ना कुछ नीट के लिए भी किया जाए, समाज को कुछ बेहतर और अच्छा दिया जाए। तो आज मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है ना, ऑब्वियसली आई एम डूइंग विद यू, तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑन दैट। तो आकाश, सबसे पहले कुछ अपने विषय में बताएं, कैसे जर्नी शुरू हुई, क्या हुई, फिर हम फर्दर और बातों पे आएंगे क्रमशः। सर मतलब बचपन से मेरा भी सपना था कि हाँ, घर वाले बोलते हैं IAS PCS ऐसा कुछ बन जाता है, लेकिन 10th के बाद जब आप आते हैं ना, तो एक्चुअली उस बार डिसाइड होता है कि पहले आपका सब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो लोग ज़्यादातर मैथ्स और बायोलॉजी ही लेते हैं। तो मैथ्स लेने का मतलब आप मतलब किसी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि वो बायोलॉजी लिया है डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले प्राइम प्रायोरिटी आती है कि हाँ, हम नीट का पेपर दें और नीट UG क्लियर करने के बाद MBBS पूरा करने में डॉक्टर बनते हैं। और एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब पापा मेरे फार्मर हैं और भैया अभी इंडियन रेलवेज में जॉब कर रहे हैं। और फिर मैं नहीं था, मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो 10 की वाराणसी से थी, उसका मिर्ज़ापुर, फिर उसके बाद 2 साल का प्रिपरेशन बस जी। तो 10th के बाद ही आपका सेल्फ डिसीजन था कि मुझे बायो लेना है, कि फैमिली की तरफ से ये चीज़ आई? सर ये सेल्फ था, मतलब पापा ने बोला कि जो भी तुम्हें करना है तुम अपने से सोच सकते हो। भैया का भी कुछ खास प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो भी मेरे ही एज ग्रुप के थे। अच्छा। और फिर ऐसे ही मतलब चलता गया, मैंने बायो लिया उसके बाद। फिर तो बायो आपने डिसाइड करके लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? हाँ सर, मैं भी कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट अगर बायो ले रहे हैं तो बहुत लोग ये भी बात लेते हैं ठीक है, बायो लेके BSc लेके हम BSc करके जो भी हो प्रोफेसर जो भी हो वगैरह बन जाएंगे। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर तुम बायो ले रहे हो तो पहले से डिसाइड कर लो कि अगर हमें ये करना है, अगर हम इस चीज़ में पैर रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं, तो हमें यही करना है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि यार बायो ले लेते हैं, नीट निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो BSc कर लेंगे। नीट निकालना है तो जब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब आप बायो चूज कर रहे हैं, तो वहीं से आपको अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर सब कुछ चेंज करना होगा। और फर्स्ट डिसाइड कर लीजिए, अगर हमें ये बनना है तो ये बनना है बस। और गवर्नमेंट भी एनफ टाइम देती है आपको, कई सारी चांसेस हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बार आप नीट जैसे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। रेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, बट नीट के अंदर हम कह सकते हैं कि एनफ अपॉर्चुनिटी है अगर आप MBBS बनने का सपना देख रहे हैं तो। जैसे कि एक ऑब्वियसली हम जब MBBS जैसी तैयारी की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत ही नॉर्मल परिवार से आप हैं, पिताजी सिंपल किसान हैं, और शायद जब आप शुरुआत किए थे तो भैया उस समय जॉब में आ गए थे कि उसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट की? नहीं, जब मैं शुरुआत की तो भैया जॉब में नहीं थे, भैया को भी लगभग 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, 2 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो अंदर से ये डर भी था कहीं कि क्योंकि एक्सपेंस तो है, एक बड़ी तैयारी है, खर्च है, चाहे वो हम कोचिंग क्लासेस की बात कर लें, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में रहने की बात कर लें, या फिर आगे चल के जो फीस भी हमें जमा करनी है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और वहाँ भी रहने के तो खर्च हैं ही। तो ये सब भी दिमाग में कहीं था कि इतना सब कुछ कैसे बियर होगा, कैसे मैनेज होगा? सर हमारे सोसाइटी में सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि हाँ, हम जहाँ कदम रख रहे हैं वो मेरे लायक है कि नहीं, मेरे औकात में है कि नहीं। तो होता है लगभग सब मतलब, लेकिन पापा ने और भैया ने ये कहा था कि अगर तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये करना है, तो मतलब मेरे भैया है ना, तो इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं, तो मैथ्स से हैं, तो इंजीनियर हैं। तो एक बेटा डॉक्टर बने, अगर वो बनना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। और तो ये मोटिवेशन आपके साथ था? हाँ, ये पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा था, जो करना है करो, हम उसमें सपोर्ट करेंगे तो करेंगे बस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कारवां शुरू हुआ, जैसे आपने कहा कि 2020 में आपने 10+2 को क्लियर किया। कितने परसेंटेज बने बोर्ड में? सर बोर्ड में CBSE बोर्ड से था मैं, तो 90.6% बने थे। बहुत बढ़िया। और वो कोरोना पीरियड वाला आपका एग्ज़ाम था?
नहीं, हाँ कोरोना पीरियड था ना, कोरोना उसमें स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली, हाँ, स्टार्ट हुआ था। एक आध पेपर तो काफी बाद में भी जाके हुआ था। हाँ सर, हम लोग का मतलब जो ऑप्शनल बाकी था ना वो लास्ट में हुआ था। तो बेसिकली 2020 कोरोना की शुरुआत हुई और फिर आपकी तैयारी की भी शुरुआत हो जाती है। तो 2020 से ही आप प्रिपरेशन में लगे। तो 2020 एग्जाम में भी आप अपीयर हुए? हाँ, अपीयर। वो अपीयरिंग का चांस था? अपीयरिंग का चांस था। कितना स्कोर किया उसमें आपने? सर उसमें 513 मार्क्स था। 513 मार्क्स पहले ही अटेम्प्ट में? हाँ सर। तो ये पूरी तरह से सेल्फ प्रिपरेशन पे बेस्ड था कि आपने कहीं से गाइडेंस लिया था? सर एक्चुअली स्कूल के हॉस्टल में रहते थे तो कोचिंग वगैरह या फिर ऑनलाइन, उसमें फ़ोन भी रखना अलाउ नहीं था, तो ऑनलाइन पढ़ना है, कोचिंग जाना सब पॉसिबल नहीं था। तो स्कूल के टीचर जो भी पढ़ाते थे वो बायोलॉजी खास करके अच्छा पढ़ाते थे और केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। तो उनका खुद से जोड़ के सेल्फ स्टडी। तो ये हम मान सकते, क्योंकि आज के समाज में एक बड़ा भ्रम ये भी हो गया है कि जैसे बच्चों को ये लगता है कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता है। बट अगर आप इतना स्कोर लाए हैं तो ये हम मान सकते हैं कि एनसीईआरटी की वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि एग्जैक्टली तब तक तो आपने वही पढ़ा। हाँ। और उसके दम पे आप 500 के अबव स्कोर ले गए। तो उस रिजल्ट को देखने के बाद थोड़ा आत्मविश्वास आया था अंदर? सर बहुत आया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 513 लाना, मतलब फैमिली वालों ने, भैया नहीं बताया कि यार लोग नहीं 250 से ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। लोग या तो बोर्ड्स पे ध्यान दे दें या तो कंपटीशन पे ध्यान दे दें। सही बात है। तो 513 अपीयरिंग में ला रहे हो, हाँ तुम कर सकते हो, करो। 1 साल मुश्किल से लगे प्रिपरेशन। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आया होगा उस समय? सर वो तो होता ही है, मतलब कोई भी। फाइनली फिर तैयारी शुरू हुई, लेकिन 2021 में आपने बताया कि एक ट्रेजेडी हुई, नहीं तो शायद 2021 से ही आपका कॉलेज शुरू हुआ। मेरी लाइफ का सर सबसे बड़ा ट्रेजेडी रहा है अभी तक का। मेरा नीट का फॉर्म छूटा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन उस साल क्या हुआ था ना सर 2021 में कि एग्जाम के 1 महीने पहले ही फॉर्म भरे, तो पूरी तरह से पढ़ाई में लीन था और इंस्टीट्यूट वाले मैंने छोड़ दिया था कि फॉर्म भर देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए थे। लेकिन उसकी भी ज़्यादा जो भी हो गलती उसकी हो, उसने बोला था सब कुछ अपलोड हो गया है, क्लैरिफिकेशन उसने दे दिया था, लेकिन जो भी हो जब पेमेंट के लिए खोला तो प्रोसेस नहीं हो पाया था। तो बहुत तगड़ा झटका लगा होगा आपको उस समय? सर झटका लगा था, लेकिन मैं सर एक बात है, रोया नहीं था बिल्कुल। और मैंने पापा से बोला तो पापा ने बोला कि बेटा एक चीज़, सबसे पहले पापा ने बोला बेटा एक चीज़ तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम बीएससी कर लोगे, ठीक है? अगर करना तो तुम्हें नीट ही है, करना तो तुम्हें नीट ही है, बनना तो तुम्हें डॉक्टर ही है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली आपके साथ खड़ी है तो दुनिया क्या कह रही है आप उससे मतलब नहीं है। क्या सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि हाँ, लोग बहुत ऐसा कहते हैं कि अरे उसका एग्जाम देने का मन ही नहीं होगा, पढ़ता नहीं होगा, इसलिए ऐसा छोड़ दिया, झूठ बोल रहे वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिली साथ होती है तो मुझे लगता है वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ ही जाता है। सर वो तो। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसके बाद 2022 एग्जाम में आप अपीयर हुए, तो फाइनली स्कोर आया 650 आपका। हाँ। सेटिस्फाई थे अपने स्कोर से आप? सर थोड़ा सा डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि अगर मैंने 2021 में दिया होता तो शायद इससे ज़्यादा मार्क्स आता, लेकिन 2021 में जब नहीं दे पाए तो ये था ना कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है, क्योंकि जो कोचिंग से मॉक टेस्ट होते थे, पर डे टेस्ट होते थे, तो उसमें हर टेस्ट में 680, 670, 680, 670 आते थे। आप स्कोर कर रहे थे? हाँ, और क्योंकि कोचिंग के टेस्ट थोड़े से टफ होते हैं एग्जैक्टली इन कंपैरिजन टू रियल टेस्ट। हाँ, तो उसके बाद ये था ना कि हाँ अच्छे कॉलेज में जैसे BHU जैसे या KGM जैसे जा सकते हैं। लेकिन 1 साल का जो पीरियड था ना सर, लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई का थोड़ा सा कम ध्यान दिया और प्रैक्टिस पे पेपर ज़्यादा ध्यान दिया, तो इससे NCERT का रिवीजन रुक जाता है। ये हो भी जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ हम रिपीट तभी करते हैं जब हमें पता हो। ऐसा एक ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है बिना एग्जाम दिए कि हाँ यार कर लेते, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ तो आ जाती है अंदर। तो बेसिकली जब ये स्कोर आया तो फिर ऑब्वियसली आपकी काउंसलिंग पार्ट शुरू हुआ और आपने चॉइसेस रखी, तो आपने ऑल इंडिया चॉइस रखा? हाँ सर, ऑल इंडिया चॉइस रखा। टोटल आपने कहा बड़ा लिमिटेड कॉलेजेस आपने चुने थे सर, 8 कॉलेजेस ही चुने थे मैंने, जिसमें 7 आपने यूपी के अंदर के रखे? 7 मैंने यूपी के अंदर रखे थे और एम्स कल्याणी रखा था मैंने, वेस्ट बंगाल में जो है। ओके। और एक जयपुर का भी कोई कॉलेज आप? वो सेकंड राउंड में सर मैंने रखा था, लेकिन अपग्रेड नहीं हो पाया। अच्छा, अपग्रेड नहीं हो पाया, ठीक है। तो पहली चॉइस में आपका KGMC, जैसे आपने बार बार कहा कि KGMU आपके फर्स्ट चॉइस में रहा, KGMU BHU ये पहले टारगेट में थे, तो ये नहीं मिले। एग्जैक्टली क्या कट ऑफ गया उस समय KGMU का और BHU का? अगर स्टेट राउंड से होता तो हो सर अगर मिल जाता शायद स्टेट राउंड। अच्छा, अगर आप स्टेट राउंड से किए थे, आपने सेंट्रल से कर रखा था? सेंट्रल से कर रखा था। तो जब मैंने दिया था, मतलब मेरे साथ जो बच्चे अपीयर हुए थे, तो वो फर्स्ट राउंड में लगभग अप्रोक्स था 663 या 662 था। अच्छा, KGMC KGMC। और जब सेकंड राउंड में 657 अप्रोक्स ऐसा ही कुछ ऐसा है। अब BHU का क्या गया उस समय? BHU का सर लगभग 670 या 675 के अप्रोक्स। इसका जाता भी है। चलिए, तो फाइनली फिर जो है आपको GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर अलॉट हुआ, तो कैसा भी एक्सपीरियंस चल रहा है?
एक्सपीरियंस अच्छा है सर, फैकल्टी अच्छी है, सबसे बड़ी बात ये जी। है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तो सबके थोड़ा सा वही है, वीक हाँ। होता ही है, और थोड़ा सा कोई- पुराना कॉलेज है। कोई बात नहीं, पढ़ाई अच्छी हो सबसे ज़्यादा हाँ जरूरी सर, वही है, faculty क्योंकि important अल्टीमेट आपका एकेडमिक्स ही काम आएगा। एटमॉस्फेयर, फैकल्टी, ये सब बहुत अच्छे ये हैं। सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे अब इन सब के दौरान अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ऑब्वियसली बच्चे जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार ऑब्वियसली 2023 नीट में अपीयर हुए, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। अब उनका मिशन फिर से 2024 तैयार होता है, नीट 2024। क्या बताना चाहते हैं आप, जैसे आपने 650 का जो स्कोर था, इसको थोड़ा हमें डिवाइड करके भी समझाएं कि आखिर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स कैसे रहा आपका परफॉर्मेंस? सर देखिए, बच्चे बस बायो पढ़ते हैं, सबसे पहले बायो पसंद होती है, फिजिक्स कोई पढ़ना नहीं चाहता। स्पेशली बायो ग्रुप वालों का ये नेचर होता है। हाँ, और केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बायो ग्रुप वाले रट डालते हैं पूरा। हाँ, लेकिन ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसे थोड़ा सा साइड रखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो, बायोलॉजी में तुम्हें प्रैक्टिस कम, जितना तुम मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। करना तुम्हें ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए कि तुमने अगर ला दिया 720 में, तुम 650 ला रहे हो, 660 ला रहे हो मॉक टेस्ट पे, तब ये नहीं कि हाँ 660 आ गया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बचे छोड़ो भाड़ में जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चंस बचे हैं आप उसे हाईलाइट करिए और उस क्वेश्चन को ही बार बार रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन रीअपियर होते हैं आपके सामने तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और आप खास करके ये करिए, क्वेश्चंस बाहर निकाल के एक अलग से कॉपी बनाइए, रिवीजन कॉपी, उसमें रख लीजिए, तो ये सही होता है। बाकी जो डिवीजन की बात रही तो मेरा बायो थोड़ा सा वो था, मतलब कि मैं लर्निंग कैपेसिटी मेरी थोड़ी सी वीक थी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। इसमें फिजिक्स में सबसे बेस्ट हुआ था, मैं फिजिक्स में 100% स्कोर था, 45 आउट ऑफ 45 था। और केमिस्ट्री में लगभग 39 थे, 39। और बायो में भी 84 या 83 अप्रॉक्स, ऐसा ही कोई 84 था शायद। अच्छा, 84 कर दिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे आज जिस तरह का अब हम कंपटीशन देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन तो साल दर साल बढ़ता आया है। इस बार का हम देखें तो 20 लाख से एबव का पार्टिसिपेशन रहा। तो कहीं ना कहीं मेंटल दबाव ये भी जाता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस बार अगर हम स्कोर देखने की कोशिश करें तो कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे कि जब आपका 650 मार्क्स था तो रैंक क्या बनती है, 4500 समथिंग 4583 रैंक आपकी जो है। आज के डेट में अगर हम इस स्कोर को देखते हैं तो ये रैंक जो है 8000 के आसपास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर इस बात को भी लेके दबाव है कि अब स्कोर अगर हम 700 से नीचे ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके स्पेशली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हर आदमी प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए कैपेबल नहीं है सर। आम परिवार से आया, आम घर से आया, उतने पैसे लाएगा कहाँ से वो एग्जैक्टली। तो अब हम यही समझना चाहते हैं, जैसे स्पेशली फिजिक्स को लेके एक स्पेशल डर है और आप 45 आउट ऑफ 45 किए हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आप बताना चाहेंगे बच्चों को कि फिजिक्स में कैसे इनको काम करना है? सर फिजिक्स में सबको पता है कि लोग बच्चे सोचते हैं ना फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल, ऐसा सबके दिमाग में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से लगभग 60% क्वेश्चंस लोगों को लगता है कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें जो डिराइवेशंस होते हैं ना असल में वो थियोरेटिकल हैं। तो डिराइवेशन इज अ थियोरेटिकल, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल पार्ट। तो बेटर ये होगा कि आप थियोरेटिकल पार्ट पे पहले ध्यान दें, न्यूमेरिकल पार्ट आपका ऑलरेडी अच्छा होगा। न्यूमेरिकल्स में आपको कैसे वैल्यूज रखनी है सबसे पहले, तो आप उसके लिए क्या करें कि आपको थ्योरी तो पढ़नी है पर डे 2 घंटे फिजिक्स की, प्लस में आपको ज़्यादा नहीं, पर डे 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के सॉल्व करने। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 1 घंटे, सवा घंटे, हाँ 100 घंटे करेंगे। और आप क्वेश्चन करें 50 क्वेश्चन का, कोशिश करें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 50 मिनट्स ही लगे, क्योंकि नीट में आपको सवा घंटे उसके लिए नहीं मिलने वाला। वन क्वेश्चन 1 मिनट, यही कॉन्सेप्ट होता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। और जैसे आपने कहा कि थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट पे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। हाँ। फिजिक्स रटनी नहीं है, एग्जैक्टली रटनी नहीं है, समझनी है। बायो वालों में प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, हाँ, फिजिक्स को भी रटते हैं, न्यूमेरिकल्स रट लेते हैं, न्यूमेरिकल्स रट के जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सुनने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली जैसे जब नीट की जर्नी शुरू होती है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी 10th में हैं वो 11th में इस बार आए हैं, तो ये 2 साल बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली आपका क्या आगे चल के होने वाला है, ग्राउंड है। तो ये प्रश्न मेरा होगा कि 10th पास बच्चे को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो आगे चल के अच्छा कर पाएँ? सर सबसे पहले तो क्या होता है कि 10th में ना बायोलॉजी के 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं। जैसे ही बच्चा आता है इसमें 11th में, तो अभी तो शायद कम हो गए, 19 चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी के। हम लोग टाइम 22 चैप्टर्स थे, और फिजिक्स में लगभग 15 चैप्टर्स होते हैं, और फिजिक्स में 10th में 3 या 4 चैप्टर्स थे। बच्चा देख के डर जाता है, ऐसा नहीं करना है। सबसे लाइफ टाइम मैंने एक ही बुक फॉलो की है, NCERT। वेरी गुड। और आप
20 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को बार बार 20 बार पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा क्रेज रहता है, तो सही रहता है। अब तो लोगों को पता चल गया है, सबको पता है कि अब एनसीईआरटी से ही पेपर फोकस आता है, करना है, 100%। एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं। और ये एथिकली सही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही पेपर क्रिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट एनसीईआरटी को ही तो क्रिएट करेगी, क्योंकि बच्चा एग्जैक्टली वही पढ़ के आ रहा है अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रिजल्ट्स जब आपका 650, तो आपने स्वयं देखा था कि किसी ने रिजल्ट देख के आपको अपडेट किया था? सर भैया ने किया था। अच्छा, भैया ने रिजल्ट देखा, खुद तो से हिम्मत नहीं होती है सर रिजल्ट देखने। खैर जब आंसर किया जाता है हाँ, तो मैच तो कर हो ही जाता लेते हैं। है, लेकिन रैंक वगैरह सब ये सब चीज़ें देखने का हिम्मत नहीं होता है। हाँ। सामने से अपडेट आती है तो अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे एक रूटीन को मैनेज करना ही बच्चों को बड़ा चैलेंजिंग है, स्पेशली जो स्कूलिंग के बच्चे हमारे 10th के बाद 11th 12th में हैं इस समय, या फिर जो बच्चे 12th पास करके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें टाइम मैनेजमेंट का, अपनी रूटीन का एक बड़ा इशू है। तो रूटीन एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए दोनों के लिए अलग अलग? जो 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम में हमारे यहाँ, दैट मीन जो 10th के बाद बच्चे हमारे साथ हैं, या जो 12th के बाद हमारे साथ हैं, तो दोनों की रूटीन कैसे मैनेज हो? सर दोनों के रूटीन बहुत अलग होंगे। एग्जैक्टली। जो अपीयरिंग मतलब 11th या 12th में है, हमें तो लग रहा है कि ऐसा 6 घंटे स्कूल चलते हैं। हाँ। हम लोग का टाइम चलता था, और 2 घंटे एडिशनल आगे पीछे लेते हैं, 8 घंटे स्कूल चलता है। राइट। आप 8 घंटे कम से कम नॉर्मल स्लीप लेते हैं। आजकल बच्चे फ़ोन थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, तो वो टाइम सोने का फ़ोन में चला जाता है। लेकिन फ़ोन चलाने सोने जो भी है तुम 8 घंटे में कर ले, 16 घंटे अभी भी तुम्हारे पास 8 घंटे बचे हुए हैं। 8 घंटे कोई नहीं पढ़ता है सर। सही बात। 8 घंटे में से अगर 11th या 12th में 4 घंटे सफिशियंट होता है सेल्फ स्टडी। 1 घंटे आप फिजिक्स, 1 घंटे बायोलॉजी, और 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे वो केमिस्ट्री, और 2 घंटे बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की क्योंकि जरूरत है, जूलॉजी, रटने बॉटनी वाला दोनों पार्ट पार्ट, राइट। तो तो अगर ये 4 घंटे भी ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें। हाँ सर। अब यहाँ 2 प्रश्न बनता है कि ये 4 घंटे हमें बोर्ड सिलेबस ओरिएंटेड चलना है, या हम उसी समय जो नीट स्टैंडर्ड है उसको भी अप्रोच करते हुए चलें? सर ये बहुत बड़ा लोगों को लगता है ना कि बोर्ड अलग है, नीट अलग है। बोर्ड भी एनसीईआरटी है, नीट भी 110% एनसीईआरटी है। 200 में से 200 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन लोग ये बाहर से है, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसी में से होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, कई चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के होता है। तो मैं तो यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। 12th के पहले भी, 11th 12th में भी, और 12th के बाद भी एनसीईआरटी फॉलो करो। पहली बात तो 12th पास आउट करने के बाद लोगों को यही लगता है यार 12th तक तो एनसीईआरटी पढ़ ली, कंपटीशन है, इतने ज़्यादा बच्चे, हमको कोई एडिशनल बुक ऐड करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं, कोई एडिशनल बुक ऐड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रखना है। जी। अब यही 12th के बाद की रूटीन, क्योंकि अब जो बच्चा 12th पास कर लिया है, 1 साल है उसके सामने, उसके लिए क्या रूटीन आप सजेस्ट करते हैं? सर उसमें भी 2 टाइप के आते हैं। एक हो गया आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करने वालों का तो भाई उन लोगों का तो अपना खुद मेंटेन कर लें, क्योंकि अगर वो सेल्फ स्टडी करने वाले खुद इतना दिमाग है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो रूटीन खुद मेंटेन कर लेगा। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अगर आते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासेस शायद मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा चलते हैं। हाँ, 5 to 6 आवर्स एग्जैक्टली शेड्यूल है, ठीक है। और 9 बजे रात तक कहीं कहीं क्लासेस चलते हैं जी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हारा क्लास अगर शाम को चल रहा है, तुम अपना पढ़ने का शेड्यूल सुबह में रखो। और अगर सुबह में चल रहा है तो शाम में रखो। और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है ना कि फोन चलाने की टाइमिंग फिक्स करो। पढ़ने की टाइमिंग नहीं फिक्स करो, फोन चलाने की टाइमिंग फिक्स करो। बहुत बड़ा उस पे लिमिट्स लाना बहुत जरूरी है। अगर उस पे लिमिट आएगा ना, तो बाकी जितना भी टाइमिंग है, अगर तुम 6 घंटे भी 12th के बाद अगर टाइम देते हो 2-2-2, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी, अगर ये नहीं कि हाँ यार 1 हफ्ते से पढ़ ही रहे हैं, 4 दिन से पढ़ ही रहे हैं, 2 दिन घूम के आ जाते हैं, क्या हो जाता है? तो नहीं। तो अगर आप 2 दिन बंक करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आपको खुद के अंदर इतना रियलाइजेशन होता है, यू आर मैच्योर इनफ टू खुद से आप डिसाइड करने चाहिए कि सही बात है, एक गिल्ट आती है। आते हैं ऐसा, हम ऐसे कि इस फील्ड में आ रहे हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो ये नहीं, आप पहले खुद से पूछना, खुद को तो नहीं चीट कर रहे हो आप। मतलब कि 2 घंटे आपने अगर वो स्किप किया है, तो आपके आने वाले दिनों में आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको कवर करना होगा। दैट मीन ओवरऑल सक्सेस आपकी अपनी फोकस्ड काबिलियत पे ही होना है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। और माँ बाप के प्रति भी जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है और उन्होंने ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारा एफर्ट्स किया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना बेस्ट दें। तो कब हमें एग्जैक्टली डॉक्टर आकाश कहने का मौका मिलेगा? कितने साल अभी लग जाएंगे इस प्रक्रिया में? सर भाई 4th ईयर के बाद तो लोग मतलब डॉक्टर का टैग मिल जाता है, और वो ईयर हो जाएगा 2000 जो है 26 के 2027 मतलब 2026 से आप डॉक्टर कर सकते हैं। 2027 में तो मतलब 3rd या 4th ईयर से डॉक्टर का टैग मिल जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जैसे अभी 1 ईयर की जर्नी डन हुई, तो थोड़ा सा
कॉलेज कैंपस को भी लेके हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो अभी जैसे रैगिंग वगैरह का बड़ा डर रहता था, तो अभी कैसा माहौल है कॉलेजेस के अंदर? फर्स्ट ईयर जब आप गए तो सर जानते हैं रैगिंग को लेके इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि अगर आप किसी से नाम भी पूछ लेना, अगर सीनियर ने रोक के जूनियर से नाम पूछ लिया कि नाम बता, सीनियर है तो लोग नाम बताइए, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, नाम बता, तो उसको लगता है कि ये मेरी रैगिंग ले रहा है, मैं इसे अपने नाम बताने के लिए नहीं आया हूँ। इसका काम तो सीनियर नहीं करवाता है, सबसे पहली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि सीनियर जो आपको सपोर्ट कर सकता है ना, वो कोई प्रोफेसर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, दे आर लाइक अ गार्जियन देयर। वो साफ बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है ना कि सीनियर माँ बाप, आप घर की आप मैच्योर हैं, आप अब रो रहे हैं, आपको आपका एक कोई प्रॉब्लम हुआ, छोटी सी प्रॉब्लम, आप नहीं बता सकते मम्मी पापा। एग्जैक्टली, हर बात नहीं बता सकते, तो वही आपके लिए, आपके हॉस्टल में है, आपके हॉस्टल के बगल में है, जो भी है आप उसे शेयर कर सकते हैं। और एक बात है, सीनियर हमेशा जूनियर्स की हेल्प जरूर करते हैं, ये चीज़ है। तो हेल्प करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में बात करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये रैगिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलरेडी एंटी रैगिंग एजेंसी बहुत एक्टिव है, अब कोई ऐसा करता भी नहीं। और मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करके सिंसियर बच्चे वहाँ गए हैं, तो हमें ये समझना है कि वहाँ ना काबिल नहीं, काबिल लोग ही हैं। सर मेडिकल वालों को लेके ना लोगों के मन में ज़्यादा ऐसा वो माइंडसेट रहता है कि रैगिंग होती है मेडिकल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पहले होता था, लेकिन अब नहीं है। तो बेसिकली टैगलाइन क्या रहता है? सर बोलते हैं, भैया बोलते हैं, क्या रहता है कम्युनिकेशन जब सीनियर से बातचीत होती है? तो सर देखिए, सर प्रोफेसर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर हम सर बोलते हैं तो प्रोफेसर्स का एक तरह से इंसल्ट है, तो हम लोग बॉस बोलते हैं। अच्छा, बॉस बोला जाता है। बॉस सबसे सही होता है। सच है, वो बॉस है भी, एग्जैक्टली बॉस है भी। उनके बिना सपोर्ट के बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। दैट्स रियली ट्रू। वो डिजर्व करते हैं। और जैसा आपने कहा कि गार्जियन के तौर पे वो हैं, जब भी हम उदास होते हैं, लो फील करते हैं, तो आई थिंक दे ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम ऑल द मोमेंट, ठीक है ना। स्पोर्ट्स वगैरह को लेके कैसा रहता है कॉलेज में? सर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें सब में स्पोर्ट्स मतलब कि सेक्शन ही अलग होता है। तो हमारे में स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, और बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस, और हर हॉस्टल में एक टेबल टेनिस रूम जरूर रहता है। अच्छा, तो अच्छी बात है। लेकिन खास करके लोग आजकल ज़्यादा फ़ोन पे ये सब गेम खेल रहे हैं, लेकिन बेहतर वही होगा मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए कि आप बाहर जाएं और सोशलिटी आप ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे ना, सीनियर साथ भी खेलते हैं हम लोग, तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है। तो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? सर हम वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। क्रिकेट गांव में जो है क्रिकेट ही चलता है, वही खेला है, वही खेलना है। कभी कभार वॉलीबॉल। अच्छा, कभी कभार वॉलीबॉल भी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया और बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक ये कन्वर्सेशन तो चलता ही रहेगा, बिकॉज इतने सारे मोमेंट होंगे, इतने सारे इंसिडेंट होंगे, और बिल्कुल आप जब भी आए मुलाकात होगी और एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में भ्रम भी रहते हैं, उनको अभी खत्म होना ज़रूरी है। कॉलेज लाइफ से खूबसूरत कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, और वो आपका अचीव करना धर्म है। कहते हैं एक फेज आज आप जी रहे हैं जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक फेज होगा जब आप कॉलेज का हिस्सा बनेंगे, और दोनों कमाल का मैच्योरिटी और एक बेहतर डेवलपमेंट आपके अंदर लाएंगे। तो आकाश, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, एंड रियली इट्स अ नाइस अपब्रिंगिंग। गार्जियंस का ऐसा सपोर्ट होता है और इतनी मैच्योर अपब्रिंगिंग होती है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाते हैं। तो आई थिंक आपके पेरेंट्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उन्होंने आपको उतनी मैच्योरिटी, सिंसियरिटी उस उम्र में दी जब ज़रूरी होती है ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए। तो आई थिंक ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा, और जो भी अनुभव हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो आप तय करते हैं तो उसको एक पैशन पे ही आप पा सकते हैं। तो आग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैर रखा है तो आपको करना है, और आप पीछे पैर नहीं हटा सकते। आप MBBS में अगर पैर रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि हम BSc कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि BSc साइड में रख लेते हैं, और MBBS निकल जाएगा तो कर लेंगे, तो BSc तो चल ही रही है। तो ऐसा नहीं करना है, फोकस करो, वो वीक कर देता है माइंड। डिसाइड करेंगे तो 100% करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके, एंड ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।